हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 4। क्या फिजिक्स का चैप्टर 4 जो कि है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इसमें हम विद्युत धारा और जितने भी चुंबक होते हैं, चुंबकीय प्रभाव जो इसमें होते हैं इसके माध्यम से, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे टॉपिक उठाकर पूछ लेता है। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर को कम्प्लीटली देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो कि हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? चुंबक। क्या होता है कि आपका जो चुंबक होता है, चुंबक तो सबको पता होगा ना। बताइए कितने लोगों को चुंबक पता है? ज़्यादातर लोगों को चुंबक पता होगा, क्योंकि चुंबक हर किसी के घर में मिल जाता है किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, किसी न किसी चीज़ में लगा होता है तो हमको मिल जाता है, तो हम उसके माध्यम से चुंबक को देखते हैं और हमको पता होता है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है कि जो लौह वस्तुओं को आकर्षित करता है, यानी हम क्या करते हैं, लौह, जो हमारा लौह होता है आयरन, तो क्या होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पास में ले जाते हैं, तो क्या होता है, चुंबक आकर्षित होते हैं, टच हो जाता है। ठीक है ना। या फिर आपका लोह के दरवाजे जो होते हैं तो उसमें आप ऐसे ले जाते हैं अपने चुंबक को पास में, तो आपका चुंबक ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें चिपक जाता है। तो वही इसमें गुण पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इतना सब है, देखिए आप, कि वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त धातुओं को, क्या लौह यानी जो लोहे की धातुएं होती हैं। ठीक है, लौह की धातुएं तो आपको पता ही है ना। तो जो लोहे की जिसमें जंग लगता है ना, वही लौह है। ठीक है, तो जो लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करता है, आकर्षित करना यानी क्या होता है, आकर्षण यानी क्या होता है कि किसी को अपने पास करता है। यानी कि जैसे कोई चीज़ मैंने अभी ये ले रखा है मार्कर, ठीक है, तो मार्कर मैंने यहाँ ले रखा है। मान लो ये मार्कर नहीं, कोई आपका लौह वस्तु है, क्या लौह है, और ये आपका क्या है, चुंबक है। ठीक है, ये आपका चुंबक है और ये आपका लौह है। ठीक है, तो जब हम इसको पास में ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक टच होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक टच होता है, जबकि हम इसको टच नहीं करते, लेकिन ये एक दूसरे को पास होने के लिए पास आते हैं। मतलब इन दोनों को क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। ठीक है, और हमारा चुंबक जो रहता है वो ऑटोमेटिक इसमें चला जाता है, या हमारा जो लौह रहता है वो इसमें चिपक जाता है। ठीक है, तो यही होता है, यानी इसमें आकर्षण बल पाया जाता है। जो आकर्षण यानी आकर्षित ये ज़्यादा होते एक दूसरे के प्रति। ठीक है, जैसे एक खास दोस्त होते हैं तो एक दूसरे के बहुत ही पास रहते हैं, एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं और अच्छे से रहते हैं ना, और इतने क्लोज रहते हैं कि हर टाइम खाना पीना घूमना सब कुछ पढ़ना लिखना एक साथ करते हैं, है ना। तो इसी तरह क्या होता है, चुंबक होता है। तो चुंबक भी क्या होता है कि जब हम इसको पास लाते हैं ऐसे, तो वो एक दूसरे का आकर्षित होता है, यानी टच होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। यानी देखिए कि वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त धातुओं को, क्या लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करने एवं एक दिशा सूचक का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो दिशा को जान सके, यानी हमारे दिशा में एक दिशा पे जाए, वही क्या हो जाता है, दिशा सूचक, यानी दिशा सूचक है। ठीक है, तो दिशा सूचक के गुण, यानी इसमें जो दिशा को पहचानने का और लौह वस्तुओं को या लौह धातुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है, चुंबक कहलाते। क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। तो वेरी इजी था ना, आपको समझ में आया, हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये टॉपिक समझाया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या इसके बाद है, इसका एक नोट है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, कि यदि किसी चुंबक सुई को स्वतंत्रता पूर्वक हटा दिया जाए तो वह सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस में ठहरता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, जैसे कि नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। यानी अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए आप, क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें तो खाली वही इजी सा है, कोई इसमें कुछ है ही नहीं, कि मतलब चुंबक के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना।
क्लियर, सिंपल सी भाषा है, लेकिन हम इसको परिभाषा के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो देखिए, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वही चीज बताया ना इसने कि किसी चुंबक के चारों तरफ का, यानी मान लो हमारा ये चुंबक है, ठीक है, इसको हमने मान लिया चुंबक है, तो इसके ये चारों तरफ का मतलब ये गोल टाइप में जो इसके चारों का, इधर जाएंगे तो इसका क्षेत्र, इधर जाएंगे तो इधर, इधर इधर इधर, मतलब इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, यानी किसी चुंबकीय सुई को वहां पर लाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय बल का अनुभव होगा। क्या होगा, चुंबकीय बल का, यानी उसमें चुंबक आकर्षित होगा, हमें पता चलेगा कि इसमें चुंबक का बल है, यानी आकर्षण बल है, ठीक है। तो चुंबकीय बल का अनुभव होगा और चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब हम चुंबक रखते हैं कहीं पर, मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है, देखिए ये हमारा कोई चुंबक रखा है, मान लिए हमने, ठीक है। तो ये जो हमारा चुंबक होता है, तो इसके चारों तरफ का, ये मान लो हमारा चुंबक है, तो इसका ये जो आवरण है, ये हमारा क्या है, इसके आगे पीछे का आवरण होता है। तो अगर यहाँ हम पर किसी चुंबकीय कोई चुंबकीय हमारी सुई है, तो अगर इसको हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाएंगे चुंबकीय सुई, तो क्या होगा, चुंबक इसको पास में लाएगा, है ना, आकर्षित करेगा, तो वही इसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय बल, यानी चुंबकीय बल का अनुभव होता है। यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर चुंबकीय बल है जो कि हमें आकर्षित कर रहा है, ठीक है, हमें यानी चुंबकीय सुई को आकर्षित कर रहा है। तो यहीं पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी इसके आसपास का ये जो आवरण होता है। अब देखिए चुंबक यहाँ पर रखा है, ना कि यहाँ पर, लेकिन ये सुई यहाँ पर है, तो जब इसको पास में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये इसको खींचेगा अपनी ओर, यानी आकर्षित करेगा। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इतने में इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और ये रखा यहाँ है, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी इसके बीच में चुंबकीय बल पाया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें आकर्षित होगा, यही फिर हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, सिंपल सा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में दो क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ साउथ, ये तो सब आपको पता ही है ना। तो देखिए अब देखते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं, क्या, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही बार पूछा जा चुका है, और संभावना ये भी है कि इस बार भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं ना कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या। तो सबसे पहला क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र, हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, वक्र। वक्र का मतलब क्या है, यहाँ पर वक्र का मतलब यहाँ पर सर्कल, यानी जो रेखाएं गोल होती हैं तो वही हमारी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। वक्र का मतलब यहाँ पर गोल से संबंधित, आप समझ लीजिए कि यानी गोल है तो वो वक्र है, ठीक है, वक्र ऐसे कहते हैं, यानी गोल, ठीक है। तो वक्र रेखाएं होती हैं जिसमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उस बिंदु पर परिधि, उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र दिशा बनाती है। क्या बनाती है, परिणामी क्षेत्र दिशा बनाती है। जैसे कि देखिए, समझिए इसको अच्छे से, किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती हैं, ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। वक्र होती है यानी गोल होती हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये देखिए गोल है ना, ये जो रेखाएं हैं तो ये एकदम गोल होती हैं और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अभी मैं इसके गुण के बारे में लिखाऊंगी, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपकी ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इसके गुण भी लिखाऊंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहता है कि ये रेखाएं वक्र होती हैं, वक्र यानी गोल होती हैं, और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और क्या होता है,
कि जिसमें किसी बिंदु पर यानी कोई बिंदु है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र दिशा बनाती है। कैसी दिशा बनाती है? परिणामी क्षेत्र दिशा बनाती है। ओके, हाँ, तो आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, इसमें मैंने बनाया डायग्राम। ये नॉर्थ आपका है और साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो ये जो आपके चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो जैसे ये यहाँ से जाएंगी तो ये अंदर से ही गोल टाइप में होती हैं। तो यहाँ पर तो चुंबक है तो नहीं दिखती हैं, बट ये ऐसी होती हैं कि इसमें से जाती हैं और ऐसे निकलती हैं। तो ये अपना क्या होता है, ये राउंडर में होती हैं, ऐसे जाती हैं और से ऐसे गोल होती हैं, और इधर से भी ऐसे जाएंगे, ऐसे गोल होंगी, ये ऐसे यानी सर्कल टाइप में होती हैं, ठीक है। स्प्रिंग आप बोल लो, वो भी गोल होती है। तो जैसे ये गोल होता है यानी ऐसा, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। ये सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए ये ऐसे गोल होती हैं, ऐसे मैंने आपको बताया ना। इसका मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये जैसे यहाँ से जाएंगी और ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे हमने दिखाया एरो, तो ये ऐसे जाती हैं और फिर ऐसे राउंड कर जाती हैं, ठीक है। तो आपकी जो बल रेखाएं होती हैं यानी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो राउंडर में होती हैं, ठीक है, राउंडर में यानी गोले टाइप में होती हैं, और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं का, और ये भी नोट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको जल्दी फटाफट इसके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखा देती हूँ, ठीक है। तो जल्दी नोट करिए इसको। तो चलिए हम इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो इसके आगे का हमने बताया, अभी तक हमने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है, अभी तक हमने आपको ये समझाया। अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे, तो ठीक है, देखिए हमने आपके लिए 4 गुण लिखे हैं, ठीक है, हमने 4 गुण आपके लिए लिखे हैं जिन्हें आपको बहुत इजी है और एकदम जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है, सेम वैसा ही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। कोई अलग से कोई बात नहीं है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें कि पहला गुण क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। कैसी होती हैं, बंद वक्र के रूप। मैंने आपको बताया था कि गोले में होती हैं यानी वक्राकार होती हैं। तो बंद वक्र के कार मतलब कि उनका जो गोला होता है वो सर्कल बाय सर्कल घूमता है, यानी कि वो सर्कल में रहता है, जैसे कि ऐसे राउंडर में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बंद, यानी इसका जो वक्र होता है यानी जो भी गोला होता है वो खुला नहीं होता, बंद होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर जो आपका है वो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं काफ़ी एक दूसरे, क्या कहता है ये, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी हमारी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं। अब आप ही सोचिए, माइंड लगाइए कि अगर ये रेखा जो है तो ये राउंडर में है, तो जब ये कभी वो नहीं होती है, बंद रहती, कभी खुलती ही नहीं है, मतलब कभी ऐसे ऐसे नहीं होते कि एक दूसरे को काटे ऐसे हो जाए, तो ये बताओ एक दूसरे को काटेगी कैसे, है ना। सिंपल सी बात है कि जब ये राउंडर में है, अपना गोला ऐसे गोले गोले में होती है और जो घूमती है, तो ये फिर एक दूसरे को काटेगी कैसे, मतलब कि कैसे दूसरे को काट सकती है, नहीं काट सकती ना। आप खुद सोचिए कैसे काटेगी। हाँ, तो ये क्या होता है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है तो कभी किसी को काटती नहीं है, ठीक है, दूसरी रेखा को नहीं काटती है, ठीक, ये आपको याद रखना है। 3 नंबर आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के जितने निकट होते हैं चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। कहने का इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक के जितने पास होंगे, मतलब मान लो कि ये हमारा चुंबक है, क्या है हमारा, ये हमारा चुंबक है, और इसमें जो बल लगेगा ये
तो ये चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र के निकट हो गया, यानी ये चुंबक है तो इसका क्षेत्र ये हो गया, ठीक। और ये जितना इसके निकट होगा तो उतना ही इसमें ज़्यादा चुंबकत्व पाया जाएगा, उतना ही ये प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा इसका क्या चुंबकत्व, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ये इसको आकर्षित करेगा। और जितना ही ये दूर होगा तो क्या होगा, उतना ही ये दुर्बल होगा, यानी कमज़ोर होगा, इसका चुंबकत्व क्या होगा, कमज़ोर होगा या कम होगा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के जितने निकट होती है ये क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उतना इसका चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है, यानी उतना अधिक होता है। और 4 नंबर आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना दूर होती हैं, क्या है, जितना दूर होती जाएंगी उतना ही ये इनका जो होता है क्या चुंबकीय बल उतना ही घटता जाता है, उतना ही कम होता जाता है, ठीक है, ऐसे इसमें होता है। फिर देखिए इतना हमने आपको 4 गुण बता दिए हैं, इतने काफ़ी है। अगर आप इतने गुण रेख देते हैं, अगर आपको आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है उसके गुण देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं और इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना करेंगे, इतना करके आएंगे, इसको भी आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझा तो मतलब आपको हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। अब देखिए धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप अनसॉल्व पेपर उठा सकते हैं या पिछले ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है भाई, तो इसको क्या करता है, ये बार बार देते हैं, यानी बार बार ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई, इसका काम ही है ना आना, ये इतना अच्छा है तो हमारे उसमें आ जाता है, ठीक है। ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये बार बार आता है हमारे किसमें क्वेश्चन पेपर में, और यूपी बोर्ड में हमें हर बार करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको मान लीजिए कि 5 नंबर कम्प्लीटली बन जाते हैं, ठीक है। पक्का है आपका कि ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये 5 नंबर आपको ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए और 5 नंबर अपने बना लीजिए, ओके। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, जो कि बहुत ही इजी है। लगता तो बहुत कठिन है लेकिन है बहुत इजी और तुरंत आपको आ जाएगा समझ में। देखिए कैसे, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके चारों ओर, मतलब ये इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ये चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने, किसने, ये जिसके नाम पर पड़ा है, यानी बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में, ये आप नोट कर लीजिए, मार्कर नहीं चल रहा, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, किसने किया था, बायो तथा सेवर्ट ने किया था, धारावाही चालकों ने द्वारा उत्पन्न किया। कब किया, अध्ययन किया, करने के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। तो कब किया था इसने, विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा। यहाँ तक आप इसको
क्या करिए, नोट करिए। मैं कहती नहीं, पूरा आपको नोट करना है, ये नहीं कि आपको यहीं तक नोट करना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आप क्या हो कि जब भी अपनी नोट्स उठाओ या नोट्स में लिखो तो आपकी जो आपकी नज़र होती है ना कि कोई ऐसे डार्क पॉइंट में पड़ती है, यानी कुछ अजीब सा दिखता है या कुछ मोटा मोटा आपको दिखता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसको अभी आपको समझा देती हूँ, जो कि हो जाएगा आपको क्लियर और तुरंत हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है इसमें, जब हम किसी चालक में जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, उसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी ये हमारा चुंबक है, तो इसके से चारों ओर का क्षेत्र, तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है, तो इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्र होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने फिर इसमें क्या किया, इसको नियम को प्रतिपादित किया। कब किया, 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए यह प्रयोग में किया जाता है। यानी कि ये जो हमारा बायो सेवर्ट का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसकी ये जो चारों ओर इसमें क्या होता है, धारा, ये धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, है ना, ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये हमारी दिशा जाती है, क्या होती है, धारावाही दिशा। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा कोण बनता है, क्या बनता है, थीटा कोण, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं एल, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है, क्लियर। और इसके इतने से इतने की दूरी हम कितना मान लेते हैं, डेल्टा एल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब छोटी दूरी मापनी होती है तब वहाँ पे डेल्टा मानते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, फिर फटाफट हम इसके आगे का बायो सेवर्ट को आपको हल करके दिखाते हैं और सॉल्व करके। ठीक है, तो इतना हम नोट करिए। तो चलिए हम इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। हमने अभी बायो सेवर्ट का नियम समझा। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें धारावाही चालक के लघु अवयव के एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हम निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इतना सा है कि अभी हमने बायो सेवर्ट का नियम किया, अब हम बायो सेवर्ट के नियम को इसको हल करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, और ये धारावाही चालक के लघु अवयव के डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैंने अभी बायो सेवर्ट का ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था जो मैंने अभी आपको समझाया। ये हमारा यहाँ पर थीटा कोण था और ये हमने यहाँ की इतनी दूरी मान रखी थी एल। ठीक है, हमने एल मान रखी थी, इतना आपको पता ही है। और इसकी हमने अल्पतम दूरी आर ली थी और यहाँ से यहाँ थीटा से यहाँ तक की दूरी हमने ली थी डेल्टा एल। डेल्टा जो कि हम छोटे से छोटे दूरी के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पर डेल्टा एल लिया। हमने इतने से इतनी दूरी के लिए डेल्टा एल यूज़ किया है, जो कि ये है। यानी हम इसका क्या निकालेंगे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का इसमें हल करेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये बायो सेवर्ट का जो नियम होता है, तो ये मैंने आपको बताया, इसमें धारा बहती है ना, ये तो आपको पता ही है कि इसमें धारा बहती है। ओके, तो हाँ, अब हम देखते हैं इसमें कि ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय, यानी इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इन बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि हम इससे इतने तक दूरी क्या मानेंगे, डेल्टा बी, और अनुक्रमानुपाती
आई के, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती होता है आई के, इसको हम फर्स्ट वो मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है। फिर इसके बाद डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के हो जाता है, यानी इसकी दूरी, ठीक है, तो हम इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। और डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा इसको हम तीसरा समीकरण, यानी साइन थीटा किस लिए हमारे, यानी इस डिग्री को, ये जो हमारा कोण बना रहा है इसको हम क्या मान रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हम चारों समीकरण से हल करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इसमें हल करेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा बी इक्वल म्यू जीरो, ठीक है। म्यू जीरो हम ये अनुक्रमानुपाती के स्थान पर म्यू जीरो आ जाएगा, हमारा ये इक्वल में आ जाएगा बटे 4 पाई जो कि इसका मान होता है, ठीक है। तो आई बराबर डेल्टा एल साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर, ये आपका होगा। और इसको आप हल कर लीजिए। म्यू जीरो हमने जो रखा है वो यहाँ से आया, यानी कि म्यू जीरो बराबर निर्वात में चुंबकीयशीलता होती है जो कि हमने वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और म्यू जीरो 4 पाई बराबर होता है 10 के घाते 7 यानी 10 के पावर -7, ठीक है। और म्यू जीरो बराबर 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेव कर लीजिए और हम इसके बाद के टॉपिक आपको समझाते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए इसके आगे टॉपिक हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये है फ्लेमिंग हाथ के दाएं और बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का जो नियम होता है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो दो नियम होते हैं हमारे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेता है और बार बार रिपीटेड टॉपिक है ये, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के यूपी बोर्ड के लिए। और इसीलिए इस टॉपिक को क्या करता है, वो बार बार पूछता है, क्योंकि आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ें और ये आपको अच्छे से क्लियर आए, तो इसीलिए वो क्या करता है, इसको बार बार पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से तैयारी करना है। देखिए हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और एक एक टॉपिक को इतने आसान भाषा में लिखा रहे हैं ताकि आप उसको एक बार में समझते ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ऐसे कहीं भी देख के हम लिख तो लेते हैं लेकिन क्या होता है, हमको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब तक हमारे माइंड से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमको क्या होता है, कोई भी टॉपिक हमें समझ में अच्छे से नहीं आता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और कोई भी टॉपिक क्लियरली लिख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके उसके जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कैसे क्या होता है, अगर हम क्लियर करे रहेंगे तो हमें कोई भी टॉपिक लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सब छोड़ते हैं, हम पहले अपने टॉपिक को समझते हैं और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो भी टॉपिक हम आपको इम्पॉर्टेंट बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप उसको विशेष रूप से ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी ये बाएं हाथ का जो नियम होता है वो क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ये, यदि हम अपने बाएं हाथ के नियम क्या कहता है ये, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली, अंगूठे के, ये हमारा अंगूठा है, इसके बीच की अंगुली, ठीक है, जो बीच की अंगुली होती है, तो और तर्जनी को, तर्जनी क्या होती है, जो सीधी होती है, तो वो तर्जनी होती है, ठीक है। तो तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि, यानी इसको इस प्रकार फैलाएं कि हमारा जो तीनों परस्पर लंबवत हो, तो क्या तीनों परस्पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बना। देखिए यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रहा है और ये यहाँ से ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, क्या है, लंबवत हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, हाँ, तो
तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच, क्या, बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली को लंबवत तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, क्या, 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, ठीक है। और बीच की अंगुली विद्युत धारा आई, ये जैसे बीच की हमारी अंगुली होती है, ये विद्युत धारा आई, ठीक है, ये हमारी बीच की अंगुली, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित करती है, ठीक है। विद्युत धारा तो चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये बी, यानी ये वाली उंगली, तो चुंबकीय क्षेत्र बी तब अंगूठा चालक पर कार्य करने वाला बल की दिशा को दर्शाता है। यानी अगर, क्या इसका कहने का मतलब है, सिंपल सा देखिए समझिएगा, ये कहता है कि यदि बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार हम फैलाएं, यानी इस प्रकार हम फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है। बीच की अंगुली जो हो हमारी विद्युत धारा प्रदर्शित कर रही हो, ये तो ये हमारी विद्युत धारा दर्शाती है, और जो तर्जनी होती है तो वो हमारा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। जब ये विद्युत धारा बीच की अंगुली और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, तभी अंगूठा क्या करता है, चालक पर दिशा दर्शाता है, यानी चालक पर बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर है आपको कि इतना सा है कि अगर तर्जनी जो हमारी होती है, यानी बीच की अगर अंगुली हमारी विद्युत धारा दर्शा रही हो और तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रही हो, तो जो हमारा अंगूठा होता है वो हमारा बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, या चालक पर कार्य करता है, ठीक है। क्लियर है, वेरी सिंपल। ये हमारा हो गया बाएं हाथ का नियम, क्या, बाएं हाथ का नियम हो गया। और बाएं हाथ का नियम, ये हमारा हो गया दाएं हाथ का नियम, क्या, दाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये हमारा बाएं हाथ का नियम हो गया और ये हमारा हो गया दाएं हाथ का नियम। तो हमारा बाएं हाथ का नियम हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं दाएं हाथ का नियम क्या है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या करता है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछ लेता है, तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, क्या, जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी के मध्यमा यानी बीच के मध्यमा तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी जो तर्जनी अंगुली रहती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा को, यानी जो मध्यमा अंगुली होती है बीच की, वो प्रेरित विद्युत धारा आई की दिशा को, तब अंगूठा चालक की गति यानी दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए, जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत यानी लंब में यानी 90 डिग्री का जहां एंगल बन रहा हो, तो लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं, यानी ऐसे फैलाते हैं कि तर्जनी अंगूठा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा आई की दिशा को और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए, मध्यमा अंगुली जो हमारी है तो वो विद्युत धारा आई को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, और ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही। तब हमारा क्या करता है, जो हमारा अंगूठा रहता है वो गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, गति की दिशा को प्रदर्शित करता है।
सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको ये लिखाया हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर इसके और भी वीडियो आपको नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी वीडियो वहां से देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में वहां वीडियो उपलब्ध है। हमने सभी चैप्टर में आपको वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो आप वहां जाके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सभी वीडियो को आराम से समझ सकते हैं। बहुत ईजी है, एकदम आसान भाषा में, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो स्टडी में आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके समझाने की कोशिश करते ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जब आप अच्छे से कोई भी टॉपिक को समझ पाएंगे तभी तो हमारा कोई फ़ायदा मिलेगा आपको पढ़ाने का, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कोई टॉपिक ढूंढते हैं और खोजते हैं ताकि उसको हम बहुत ही आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझा पाएँ और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो इसको अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की टॉपिक आपको फटाफट करा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो नोट करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके आगे का टॉपिक क्या है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबक के गुण। अभी हमने चुंबक तो पढ़ लिया कि चुंबक क्या होता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में चुंबकीय क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो यानी चुंबक से रिलेटेड है आपका ये चैप्टर। तो इसके चुंबक क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं और उसके ध्रुव क्या होते हैं, तो ये सब आपके लिए पढ़ना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ये सब आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपको पता रहेगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने का आपका मतलब क्या निकलेगा, यानी जो जिस चीज़ से रिलेटेड है वही चीज़ आपको पता नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके हर एक टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक्स को एकदम ईजिली लिख पाएंगे। जब हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि ये कैसे होता है और उसमें क्या क्या होता है, तो हम तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। उसी प्रकार अगर हमें इस चैप्टर के सारे भी टॉपिक्स पता रहेंगे और सब अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको, तो हमें लिखने में कोई भी वो गलती नहीं होगी और कोई भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। इसीलिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही आसान भाषा में देखिए आपको लिखा रहे हैं, कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है या थोड़ा लिखने में थोड़ा हमारा मार्कर जो है कम चल रहा है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट कर सकते हैं हमको। हम आपको फिर से एक नया वीडियो बना देंगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी गलतियां होकर थोड़ा आप बताया करिए कि यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो रही है, तो वहाँ पर हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और चुंबक के क्या गुण होते हैं। ज़्यादातर लोगों को चुंबक के गुण तो पता ही होते हैं कि उसमें आकर्षित करने का गुण होता है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये तो सबको पता है ना, क्लियर है। पर हम इसमें देखिए क्या होता है कि इस हमारा जो साइंटिस्ट कहता है उसके तरीके से हम थोड़ा जान लेते हैं। यानी वही चीज़ होती है जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और जो साइंटिस्ट अपनी लैंग्वेज में लिखाता है, तो उसको क्या होता है, हमें नोट्स वगैरह में लिखना होता है और पढ़ना होता है, ठीक है। तो सब वही चीज़ें हैं, बस हमें समझने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, ये द्विसूचक गुण होता है, मतलब इसमें द्विक सूचक का गुण पाइए, ये द्विसूचक का भी इसमें काम हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें 2 सूचक पाए जाते हैं, ओके। ये पहला हमारा हो गया गुण। दूसरा हमारा इसमें है ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण एवं आकर्षण का गुण होता है। यानी जो ध्रुव होते हैं उसमें क्या होता है कि कभी आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित यानी दूर जा सकता है, यानी पास भी आ सकता है उसको अपने पास भी ला सकता है और उसको अपने से दूर भी कर सकता है। इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं, किसमें, चुंबक में, ठीक है। ये हो गया। अब चुंबक तीसरा नंबर हमारा क्या है कि प्रेरक का गुण। इसमें क्या होता है, प्रेरक का भी गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है, प्रेरक का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए चुंबकीय पदार्थ,
4 नंबर हमारा है चुंबकीय पदार्थों का सदैव आकर्षित करने का गुण होता है। जो हमारे चुंबक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को या किसी भी धातु को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो सदैव क्या करते हैं, उनमें आकर्षण यानी किसी को अपने समीप लाना या किसी को खींचना, ठीक है, इसमें क्या रहता है, किसी को भी अपने ओर खींचने का गुण पाया जाता है, यानी आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना और कितने ध्रुव होते हैं ये भी जान लेना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये चुंबक ध्रुव है क्या। ठीक है, तो देखिए क्या होता है चुंबक ध्रुव, चुंबक के सिरों के जिन बिंदुओं पर क्या, चुंबक के सिरों के जिन बिंदुओं पर आकर्षण शक्ति तथा चुंबकत्व, क्या आकर्षण शक्ति से क्या मतलब है, यहाँ पर वेरी इजी है और बहुत ही आसान है, आप तुरंत इसके लैंग्वेज में ही छिपा है इसका अर्थ। कैसे, देखिए आकर्षण शक्ति यानी किसी को अपने समीप खींचने की शक्ति। जैसे कोई होता है ना, जैसे कि फूल को देखिए, फूल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जैसे फूल होता है तो वो भंवरों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने सुगंध से, अपने महक से, अपने कलर से। तो क्या करता है, वो आकर्षित करता, तो भंवरा ऐसे ऐसे करके दौड़ के उसके पास चला जाता है ना। तो वैसा ही इसमें क्या होता है कि आकर्षण शक्ति पाई जाती है, यानी आकर्षण करने की इसमें शक्ति होती है। ठीक है, और तथा चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है इसमें। चुंबकत्व तो, यानी चुंबकत्व तो किसी को खींचने की अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा इसमें शक्ति होती है। ठीक है, तो चुंबकत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, यानी जिसमें चुंबक के सबसे ज़्यादा होता है और आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकत्व ध्रुव कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अब जो भी चुंबक होगा उसके 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया है मेरे फिलहाल से और आपको समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए नोट और फिर हम इसके आगे दूसरे टॉपिक आपको लिखाएं। ठीक है, तो नोट करिए फटाक से। तो चलिए देख लेते हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबक की उपस्थिति में किसी चुंबकीय पदार्थ में, क्या, चुंबक की उपस्थिति में किसी चुंबक पदार्थ में चुंबकत्व, क्या, चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी चुंबक पदार्थ, किसी चुंबक में उपस्थित, यानी कोई चुंबक आप ले लीजिए। ठीक है, आप कोई चुंबक ले लीजिए, उस चुंबक में उपस्थित किसी चुंबकीय पदार्थ में, यानी कोई चुंबक पदार्थ है। ठीक है, तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना, जब उसमें कोई चुंबक होता है तो उसमें जब चुंबकत्व उत्पन्न होता है, यानी किसी को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, यानी चुंबकत्व उत्पन्न होता है, तो वही घटना क्या कहलाती है, यानी जो भी चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे लोहा, आयरन, ये सब हो गया, तो जब इसमें चुंबकत्व खींचने का, किसी को आकर्षित करने का, यानी चुंबकत्व का गुण, जो काम चुंबकत्व करते हैं यानी चुंबक करता है, तो वही गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो वही घटना हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बहुत ही ईजी है। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, जैसे कोई आप चुंबक ले लीजिए, तो जब चुंबक, यानी चुंबक, ये चुंबकीय पदार्थ, जो कुछ चुंबकीय पदार्थ है, यानी जिससे चुंबक आकर्षित कर सकता है, तो वो जो पदार्थ होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और किसी को आकर्षित वो कर सकता है, वो धातु या वो पदार्थ, ठीक है, तो उसको आकर्षित कर सकता है। वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए चुंबक के ध्रुव के पास वाले, यानी हमारा चुंबक का ध्रुव कौन कौन सा होता है आपको पता है। ये जैसे आपका चुंबक है तो इसमें कौन कौन सा ध्रुव होगा, नॉर्थ और साउथ, 2 ध्रुव होते हैं, एक आपका इधर एक इधर। ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं, ये सबको पता है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो चुंबक के ध्रुव के पास वाले, यानी ये जो ध्रुव है तो इनके पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव
तथा दूर वाले ध्रुवों पर सजाती, यानी इसमें विजातीय ध्रुव और सजाती, किसी को दूर करने का यानी किसी से लड़ाई करने का और किसी से प्रेम करने का यानी दोस्ती करने का भी इसमें गुण पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल तौर पे ये, जैसे हम किसी को से लड़ाई करते हैं, यानी जो हमारा दुश्मन होता है तो उसको क्या करते हैं, हम अपने से दूर रखना चाहते हैं ना, किसी भी तरीके से उसको दूर रखना चाहते हैं कि हमसे दूर है, हमारे पास ना है। पास आता तो लड़ाई हो जाती है और उसको हम दूर कर देते हैं ना। और दोस्त क्या रहता है, दोस्त को हम क्या चाहते हैं, दोस्त हमारे पास रहे, हमेशा हमारे साथ रहे और हम जो भी करें दोस्तों के साथ करें, है ना। तो ये लगा करता है, ठीक है। तो यही इसमें होता है नॉर्थ साउथ में, कि इसमें क्या होता है कि विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरों पर, यानी पास वाले सिरों पर, जो पास के सिरे होंगे उसमें क्या हो पाया जाएगा, विजातीय, पास को प्रतिकर्षित करेगा और दूर वाले को क्या करेगा, आकर्षित, यानी सजातीय ध्रुव बनता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया और बहुत ईजी है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हम किसी को, हाँ, जैसे हमने प्लस प्लस ले लेते हैं, प्लस प्लस तो क्या होता है, हमने इसको अब बताया है आपको, ठीक है। तो पिछली वीडियो को अगर देख लेंगे जहाँ हमने आकर्षण प्रतिकर्षण पढ़ाया हो, तो अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित करता है ना, एक दूसरे को दूर दूर करता है। माइनस माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन जब प्लस और माइनस होता है तो क्या करता है, दोस्ती करता है, एक दूसरे के पास आता है, मिलता है, जुलता है, ठीक है। वैसे ही एक दूसरे को यानी आकर्षित करता है, इसको आकर्षण गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो यही इसमें होता है कि अगर इसमें पास वाला है तो पास वाले को क्या होगा, विजातीय, यानी अलग अलग प्रकार के ध्रुव यानी दूर करेगा, और दूर वाले में क्या होगा, सजातीय ध्रुव बनता है, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। विद्युत चुंबक, अब विद्युत चुंबक क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा, यानी हम किसी चालक में, चालक का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकते, उसी को हम चालक कहते हैं। जिस धातु या जिस पदार्थों में चालक यानी करंट पास हो सकता है, यानी प्रवाहित हो सकती, धारा बह सकती, उसी को हम कह देते हैं चालक, ठीक है। ये इजी है, आपको समझ में आया, चालक किसे कहते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि जिसमें करंट जा सकता है, जिसमें करंट होता है, वही चालक कहलाता है, ठीक है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, यानी करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, यानी करंट उसमें कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यह चुंबकीय की भांति व्यवहार करने लगता है। किसकी भांति व्यवहार करेगा, चुंबक कैसा व्यवहार करता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। और द्विपात उसमें वो पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत क्या कहते हैं, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी जब उसमें चुंबक के सारे गुण पाए जाते हैं, यानी किसी को आकर्षित ये कर सकता है, तो यही इसमें क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। और विद्युत चुंबक बन जाता है इलेक्ट्रिक चुंबक, इलेक्ट्रिक में हो जाता है और उसमें भी आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। लाइट में, करंट में आप देखे होंगे, जब करंट लगा होता है तो करंट क्या करता है, किसी भी वस्तु को यानी किसी भी आदमी को अगर वो पास करता है, किसी को टच कर दे, तो वो तुरंत अपनी ओर खींच लेता है, और जब तक उसका ब्लड पूरा नहीं निकाल लेता, मतलब ब्लड पूरा सुखा नहीं देता है, जला नहीं देता, तब तक उस इंसान को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यानी उसमें किसी भी चीज़ को आकर्षित, अगर कोई काम कर रहा है, उसका हाथ गीला है, ये ज़्यादातर पानी वगैरह की चीज़ों को ज़्यादा पास करता है, यानी ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। तो जब कोई आदमी रहता है तो वो क्या करता है, अगर गीले चप्पलों में है या उस कपड़े गीले हैं, कुछ भी है, तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तुरंत करंट लग जाएगा, और जब तक उसका ब्लड पूरा जल नहीं जाता तब तक उसको नहीं छोड़ता है। इसीलिए आपको ये समझाया जाता है और बताया जाता है इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में कि आप जब भी लाइट के संपर्क में जाएँ या किसी लाइट आपको जलानी है, कुछ भी करना है, तो आप पहले तो चप्पल पहन लीजिए, बिना चप्पल के आपको नहीं जाना है। दूसरी बात, आप अगर गीले हैं तो उसमें टच भी नहीं करना, दूर रहना है, ठीक है। और बहुत ही संभाल कर लाइट वाइट का यूज़ किया करिए, क्योंकि लाइट बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको करंट लग जाता है तो बहुत ही कम संभावना रहती है कि आप बच पाएँ, अगर ज़्यादातर। तो इसीलिए करंट से कहा जाता है बच्चों को दूर रखें, खुद से दूर रखें। इसलिए जब लाइट वगैरह का बोर्ड लगाया जाता है तो सबसे ऊपर लगाए, ताकि छोटे बच्चे ना पाएँ
बनाए और ज़्यादा उसमें कोई भी ध्यान ना दे, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता है और वो कुछ भी चीज़ों को छुएंगे, हाथ लगाएंगे, मुंह में डालेंगे, है ना, तो उनको थोड़ी ना पता रहता है कि ये क्या है, इससे मुझे क्या खतरा है ना। तो आप ये क्या करते हैं, तो उसके सेफ्टी के लिए ऐसा सब करते हैं। तो इसीलिए सब कोई सेफ्टी से रहिए और जो भी ऐसा है तो उसको अच्छे से समझाइए, ठीक है, अपने घर वालों को और जो इन सब से दूर रखा करिए, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए क्या होता है एकांक ध्रुव, देख लेते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबक क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एकांक ध्रुव क्या होता है। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव जो होता है तो वो देख लेते हैं हम। तो एकांक ध्रुव जो आपका होता है, तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी रखे समान ध्रुव को 10 की पावर -7 क्या 10 की पावर -7 न्यूटन बल में प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। क्या होता है ये एकांक ध्रुव को, यानी एकांक ध्रुव होता है वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, वायु यानी हवा, ठीक है, निर्वात जहाँ कुछ भी ना हो, तो ठीक है, वायु या निर्वात में 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे समान ध्रुव को 10 की पावर -7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। कितने से प्रतिकर्षित करता है? 10 की पावर -7 से। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके आगे टॉपिक लिखाएं आपको। देखिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बता देती हूँ। ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कई बार पूछ भी चुका है और इस बार भी लगता है कि शायद पूछ रहे, ठीक है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? देखिए चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहता है ये कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, किसके, उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक, क्या उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर, क्या एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो इसमें बल लगता है उसके बराबर होती है। कैसे? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, यानी हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, कोई बिंदु पर कुछ रखा है, ठीक है, उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले, इसमें कुछ रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु पर, तो इस पर उत्तरी ध्रुव पर, यानी काल्पनिक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के, यानी यहाँ पर जो बल लग रहा है तो इस बल के क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसके बराबर होती है। कितने? इसके बराबर होती है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उदासीन क्या होता है हम देख लेते हैं। वे बिंदु जहाँ किसी चुंबक का, क्या उदासीन में देखिए कि वे बिंदु जहां किसी चुंबक का, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि वे बिंदु जहां किसी चुंबक का, क्या वे बिंदु जहां किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए आपका यहाँ कोई चुंबक रखा हुआ है तो इसके आर पार, यानी इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वही चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर होता है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसके जो क्षैतिज घटक होते हैं उसके क्या होता है, बराबर होता है, वह विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है, ठीक है। फिर देख लीजिए द्विघात कोण क्या होता है। द्विघात कोण क्या होता है आपका, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, द्विघात कोण, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है कि किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर, क्या किसी
स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच, क्या भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उस स्थान का द्विघात कोण कहलाता है। यानी किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उस स्थान का द्विघात कोण कहलाएगा। ठीक है, फिर नग्न कोण देख लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए हम ये सारे टॉपिक आपको लिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, क्या किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज से जो कोण बनाती है, कहाँ से, क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नग्न कोण या नति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न कोण या नति कोण कहते हैं। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नति कोण या नग्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करिए, फिर इसके आगे का हम लिखाएं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, तो ये फैराडे ने इन दो नियमों को दिए थे। कितने नियम होते हैं इसमें, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने दो नियम का प्रतिपादित किया जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्या होता है कि बार बार एग्जाम में पूछ लेता है और ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछता है। ठीक है, तो आपका ये जो नियम है इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% मैं कह रही हूँ कि ये तो प्रथम नियम, ये तो द्वितीय नियम। ठीक है, इन दोनों में से एक नियम आपको ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आपको बता देते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है ताकि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। तो क्या होता है फैराडे का प्रथम नियम जो होता है, जब किसी परिपथ में यानी जब किसी परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, क्या जब किसी परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपको पता है फाई ये होता है। तो ठीक है, तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है यानी बदलाव होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपका जो होता है ये, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो आपका जब ये होता है जब किसी परिपथ में गुजरने वाले, हमारा कोई परिपथ है मान लीजिए आप, तो कोई परिपथ होता है तो उससे जो गुजरने वाला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या, चुंबकीय फ्लक्स, तो उसमें जो भी बदलाव होते हैं, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स से जब गुजरता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जैसे हमें रास्ते में चलने में कोई ना कोई कठिनाई होती है, ये कुछ भी होता है, तो इसी तरह इसमें जब ये गुजरता है फ्लक्स तो उसमें जो भी बदलाव होते हैं, जो भी घटना घटती है, तो वही क्या होता है, तो उसमें परिपथ के एक प्रेरित होता है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल, उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम। यानी फैराडे ने इसी नियम को प्रतिपादित किया, प्रथम नियम। अब इसका देख लेते हैं, जिसका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है तथा ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ई बराबर इक्वल माइनस एन, एन का मतलब यहाँ पर न्यूटन है, डेल्टा फाई इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो हम डेल्टा इसमें लगाएं यानी छोटी से छोटी दूरी, जब हम डेल्टा लगा देते हैं तो उसकी अल्प दूरी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन और डेल्टा फाई बटे का है हमारा डेल्टा टी, यानी अल्प दूरी। टी का मतलब क्या हो, यहाँ हुआ समय, यानी छोटा सा समय। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला हो जाता है इसमें प्रथम नियम में। अब चलिए हम आपको सेकेंड नियम लिखाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो आपका फैराडे का नियम पहला हो गया। ठीक है, अब देखिए द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, तो
फैराडे का द्वितीय नियम बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, यानी प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होते हैं, यानी जो इसमें कार्य करने में बल लगता है, ठीक है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है अथवा धारा, प्रेरित जो धारा होती है, यानी जो धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो प्रेरित जो धारा होती है तो इसकी दिशा सदैव कैसी रहती है, इसकी दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है, यानी ये जो जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है उसी का ये क्या करती है, विरोध करती है, यानी उसी से लड़ती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं या इसे लेंस का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, यानी जो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसमें स्वयं उत्पन्न होती है, क्या जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसे फैराडे का द्वितीय नियम या लेंस का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने एक ही वीडियो में आपके पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है और जितने भी टॉपिक्स थे हमने आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं, पूछ लेता है वो। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है और इसके जो भी डाउट्स हैं तो उन सब को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो आप इन सब को क्लियर कर लीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, हमारे वीडियो को लाइक क्या करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर किया, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आपको कुछ अच्छी चीज़ें, जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारियां हैं और जो भी स्टडी की मटेरियल है, सब आपको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपका हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है।